हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बॉटनी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हम आज जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम बस एक आइडिया ले लेंगे कि क्या कंजर्वेशन होता है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में आज हम जो डिफरेंट टाइप्स के और भी बायोडाइवर्सिटी हैं जैसे अल्फ़ा बीटा गामा वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कल डिस्कस किया था इकोलॉजिकल जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो वो सब जो 3 टाइप है वो हमने कवर किए थे। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले थोड़ा हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स होती है अमंग द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ में जितनी भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब डिफरेंट है, राइट। जेनेटिक बेसिस पे देखें, इकोलॉजिकल बेसिस पे देखें, तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड असेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड फूड प्रोडक्शन। इट ऑल्सो सपोर्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलबींग। एज़ वी ऑल नो कि बायोडाइवर्सिटी से ही हमें सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड होती हैं। अगर हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमें सारी सर्विसेज मिलती हैं इकोसिस्टम से हमारे। लाइक अगर हम बात करें मेडिसिन्स हैं, फूड है, और जितने भी प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स हैं, वुड है, तो ये सब क्या है, हमें हमारे आसपास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उससे ऑब्टेन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लीन एयर है, प्लांट से, ट्रीज से हमें हवा मिलती है, वाटर मिलता है, हमें फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही इस वजह से क्या होता है कि अगर वैरायटी और वेरिएबिलिटी है तो इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रहता है, राइट। इकोसिस्टम के बैलेंस से ही यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूट है वेल बीइंग के लिए ही ये बेसिकली होता है। कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने कल डिस्कस किया था 3 मेन कंपोनेंट। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें हमने बताया था कि वेरिएशन विद इन स्पीशीज़, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मेकअप जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से एक स्पीशीज़ जो है दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट होती हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसमें भी हमने कल राना टिग्रीना एक उसका एग्जाम्पल देखा था कि जो जीनस तो सेम था बट स्पीशीज़ उसकी अलग थी। आपने उसके कलर देखे थे, मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर जीन में कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा तो वो उनकी जो है फिनोटाइप में भी पड़ता है, राइट। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने देखा था कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होता है। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी वन बाय वन। सो लेट्स सी। सो अल्फा डाइवर्सिटी अगर हम बात करें, सो इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, जरूर पूछा जाता है अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी से क्वेश्चन, तो इसको ज़रा ध्यान से आप पढ़िएगा। अल्फा डाइवर्सिटी को हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी या लोकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टैक्सा विद इन द इकोसिस्टम। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी है, जहाँ पर क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई एक लैंड है, राइट, तो वहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स की हैं या फिर एनिमल्स हैं, हर्ब हैं, शब हैं, तो हम उनको जो है काउंटिंग करके, एक लोकल डाइवर्सिटी है जिसको हम इजीली जो है काउंट करके उसके जो भी टैक्सा वगैरह हैं हम उसको मेज़र कर सकते हैं एक किसी एरिया में, तो इसे हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है बीटा डाइवर्सिटी। सो बीटा डाइवर्सिटी इज स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स comparing the number of taxa that are unique to each of the ecosystem. It is calculated by determining ratio alpha and beta diversity. तो बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है, ये जो डाइवर्सिटी होती है ये होती है इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। मान लीजिए हम डाइवर्सिटी को कंपेयर कर रहे हैं दो इकोसिस्टम के बीच में, लैंड के अगर हम बात करें या हम एक्वेटिक की बात करें, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको कैलकुलेट करते हैं अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी के रेशियो से। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे अल्फा में तो हमने माना कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, मान लीजिए बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो इनको हम काउंट करके जो है
डिटरमाइन कर सकते हैं। बीटा में जो है बीटा डाइवर्सिटी मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों को डिटरमाइन, यानी कि दोनों का रेशियो। अगर इकोसिस्टम की बात करें, मान लीजिए कोई बड़ा सा इकोसिस्टम है, तो दो इकोसिस्टम को हम कंपेयर करके जब उनकी डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर इतनी वैरायटी है, इतनी वेरिएबिलिटी है, तो उसको हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। सिमिलरली गामा डाइवर्सिटी बेसिकली ऐसी होती है जिसमें कि जिसे हम कहते हैं रीजनल डाइवर्सिटी is a measure of the overall diversity of a different ecosystem within a region. It represents the total richness of species in all habitat. तो गामा डाइवर्सिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसको हम रीजनल कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी एरिया है, राइट, और इस एक बड़े रीजन में, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा एरिया होगा, इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम है। मान लीजिए ये पॉन्ड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, और अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इस बड़े रीजन में छोटे छोटे जो इकोसिस्टम हैं उसमें जो वैरायटी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लैंड इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी प्लांट्स की, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको बहुत सारी स्पीशीज़ मिल जाएंगी प्लांट्स की भी, साथ में फिशेस की। और सिमिलरली टेरेस्ट्रियल में, या फिर अगर हम बात करें जो भी एरियाज़ होती हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा जो रीजन होगा, रीजनल एरिया होगा, तो उसकी हम डाइवर्सिटी को कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। और इससे पता चलता है टोटल रिचनेस ऑफ स्पीशीज़ इन ऑल हैबिटेट, यानी कि टोटल रिचनेस, यानी कि कितना ज़्यादा वहाँ पर स्पीशीज़ रिच है, वो एरिया कितना ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। होप कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है, हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड टूरिज्म, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोमोट करेंगे तो एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। अगर यील्ड अच्छी मिलेगी तो हम चीज़ों को जो है बाहर भेज पाएंगे, राइट, जिससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल्स में, प्लांट्स का अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन ऑब्टेन होती हैं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। टूरिज्म की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम रिच बनाएंगे और उसका अगर हम बेसिकली उसको कंजर्व करते हैं, तो जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो रिच डाइवर्सिटी से होते हैं। वहाँ पर प्लांट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस, फॉर एग्जांपल वैली ऑफ फ्लावर्स है, या जो भी बहुत सारे जो टूरिज्म प्लेस हैं इंडिया में, तो वो सब क्या है, क्योंकि हमारे बायोडाइवर्सिटी से वो रिच है। देन कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लाइवलीहुड, तो अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर रहने वाले, उस रीजन में रहने वाले पीपल हैं, तो उनका भी जो लाइवलीहुड है वो बेटर तरीके से अपने सर्वाइव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल बैलेंस की अगर हम बात करें, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी विद इन इकोसिस्टम, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ डाइवर्स स्पीशीज एंड द फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। तो क्या होगा, अगर हमें इकोलॉजी में, हमारे इन्वायरमेंट में अगर हमें बैलेंस चाहिए, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कंजर्व करके रखें, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करके रखते हैं तो उससे क्या होगा, सर्वाइवल जो स्पीशीज़ हैं, अदर स्पीशीज़, उनका बढ़ जाता है। तो मेंटेनेंस हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कल्चर करें, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी होल्ड्स कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज़, ऑफरिंग स्पिरिचुअल, एस्थेटिक एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज टाइड टू देयर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। तो कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फाइकस बेंगलेंसिस है, जिसे हम बरगद कहते हैं, तो उसको हमने कंजर्व किया है क्योंकि उसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, राइट, उसकी पूजा की जाती है, पीपल है फाइकस रिलीजियोसा,
उसकी पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की। तो ऐसे तुलसी है, ऑसीमम सैंक्टम, तो उसकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये भी एक कंजर्वेशन है, ताकि हम क्या करें, स्पिरिचुअल उसकी वैल्यू बढ़े और उसको हम कंजर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है आने वाले टाइम के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इस तरीके से क्या है, आइडेंटिटी रहती है और हेरिटेज, अपनी धरोहर को जो है कंजर्व करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एक कल्चरल वैल्यू में आ जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किन चीज़ों से थ्रेट्स है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरियाज एंड इंडस्ट्रियल जोन्स डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम एंड लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का एक मेन इंपॉर्टेंट कारण है फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस, क्योंकि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अगर कोई बड़ा एक लैंड का एरिया है जहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हो सकता था क्रॉप का, हम एग्रीकल्चर वहाँ पर कर सकते थे, तो वहाँ पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया है, बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना उस एरिया में प्रेजेंट डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो सब डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट। तो ये एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीशीज़। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि नॉन नेटिव है, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रो नहीं करती हैं, बट वो कहीं से क्या है, आई हुई हैं स्पीशीज़। आई हुई का मतलब क्या है, या तो किसी बर्ड्स के थ्रू वो किसी एरिया से माइग्रेट होकर उस एरिया में इंट्रोड्यूस हो गई हैं, राइट। तो इस तरीके से ये भी क्या करती हैं, इकोसिस्टम को कम्प्लीटली जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ लेंटाना और पार्थेनियम, ये दो ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जिसने कि उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और काफ़ी हार्मफुल इनका इफेक्ट देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये भी एक थ्रेट है। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज, और एज वी ऑल नो कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लाइक नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और इस वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। हम देख सकते हैं वेदरिंग जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है। जिस टाइम पर गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पर कभी बरसात हो जाती है, जिस टाइम पर ठंड होनी चाहिए तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि बारिश होती है, या कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये सब जो रीज़न है ये किस वजह से होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस और बायोडाइवर्सिटी की जो हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, तो यह है इस वजह से स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो सकता है। आने वाले समय में स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो कि गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट की हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट आता है इन सिटू कंजर्वेशन। सो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, हम मतलब किस तरीके से कंजर्वेशन करते हैं। तो पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीशीज एंड इकोसिस्टम विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इट इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क्स। तो इन सिटू का मतलब क्या है, आपको उसको याद करने का तरीका ऐसा है, इन मतलब अंदर हम कह सकते हैं, राइट। इन मतलब क्या होता है, बेसिकली अंदर होता है। तो यानी कि ऐसे कंजर्वेशन का मेथड, वो मेथड जिसमें कि कोई भी स्पीशीज़ है तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जैसे नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए हैं, और साथ ही जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, और इस तरीके से ये सब क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं जिसमें हम नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं। इसका डिटेल हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट हर टॉपिक का, नेशनल पार्क हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो, बायोस्फीयर हो, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सयूटो। एक्सयूटो का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स को उनके नेचुरल, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी स्पीशीज़ हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड, यानी कि बाहर जो कंजर्व हम करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में वो नहीं है, बट उनको हम क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जैसे दिस इंक्लूड कैप्टिवेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड सीड बैंक। तो यहाँ पर एक्सयूटो कंजर्वेशन का एग्जांपल में आता है, जैसे कैप्टिवेटेड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, और उनको जो है कंजर्व करने का एक मेथड है कैप्टिव ब्रीडिंग। मतलब अगर हम बात करें कि लेबोरेटरी में बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उनको कंजर्व करते हैं, उस स्पीशीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो कैप्टिव ब्रीडिंग एक मेथड है। और सीड बैंक बनाए हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
थर्ड है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। साथ ही अगर हम बात करें तो एजुकेशनल बेसिस पे जो है जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में डिफरेंट प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। जैसे एक मैन एंड बायोस्फीयर करके प्रोग्राम था, मैप करके। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इनके। और इस वजह से क्या होगा कि जो भी एनिमल कम्युनिटी है या जो भी प्लांट्स कम्युनिटी है तो उनको हम कंजर्व करके अपने एफर्ट्स डाल के उनको ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या इन सिटू और एक्स सिटू में इंक्लूड होता है। इन मतलब आपको पता है कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन होना। इसमें फर्स्ट आता है जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड आता है सैक्रेड ग्रुप्स एंड सैक्रेड लेक बनाई गई हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भी दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल और मरीन। और एक्स में एग्जांपल आता है जैसे उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उनको कंजर्व करते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन बनाए हैं और आर्बोरेटा बनाए हैं, जूलॉजिकल गार्डन है, एक्वेरिया है, यहाँ पर सीड बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक मेथड है, देन सैक्रेड प्लांट्स है, होम गार्डन बनाए हैं। तो ये सब क्या है, एक्स कंजर्वेशन का मेथड होते हैं। सो होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको टॉपिक क्लियर हुआ है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।